जरा सोचिए एक बार। एक ऐसा सरकारी अफसर है जिसका अपने 21 साल के करियर में 24 बार ट्रांसफर हो चुका है। बाप रे, 24 बार! मतलब किसी भी नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब में तो एचआर सीधा बाहर ही निकाल देगा ऐसे एम्प्लॉय को। हाँ बिल्कुल, लोग तो यही सोचेंगे कि बंदे में ही कोई दिक्कत होगी। लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूं कि जब भी इस अफसर का ट्रांसफर होता है ना, तो आम जनता सड़कों पर उतर आती है। सच में? मतलब विरोध करने के लिए? हाँ, और रैलियां निकाली जाती हैं, ऑनलाइन पिटिशन साइन होते हैं। लोग सरकार से कहते हैं कि भाई हमारे अफसर को वापस लाओ। यार, ये तो एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास है। मतलब हमारी जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है ना, उसकी असलियत खोल कर रख देता है ये। सही बात है। और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा में हम इसी सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र कैडर के एक बेहद निडर आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे के बारे में। बिल्कुल। और आज हम जो न्यूज़ आर्टिकल्स, बायोग्राफीज और एथिक्स एंड गवर्नेंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि जब एक अकेला अफसर सिस्टम के भ्रष्टाचार और भारी राजनीतिक दबाव के आगे झुकने से साफ मना कर दे, तो असल में होता क्या है। और मैं सोच रहा था कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये ना सत्ता और ईमानदारी के टकराव की कहानी है। एकदम सही कहा आपने। तो अगर हमें तुकाराम मुंडे की इस कड़क प्रशासनिक शैली को समझना है ना, तो सबसे पहले उनकी जड़ों को देखना होगा। हाँ, उनका बैकग्राउंड बहुत अहम है इसमें। बिल्कुल। उनका जन्म 3 जून 1975 को महाराष्ट्र के बीड जिले में हुआ था। तड़सोन्ना नाम का एक छोटा सा गांव है वहाँ। मराठवाड़ा का वो इलाका जो अक्सर सूखे की वजह से खबरों में रहता है। हाँ वही। और वो एक बहुत ही साधारण किसान परिवार से आते हैं, ओबीसी समुदाय, वंजारी जाति से। घर में मतलब पिता हरिभाऊ मुंडे पर कर्ज का भारी बोझ था। लेकिन इतने कर्जे के बावजूद ना उनके परिवार ने हमेशा पढ़ाई को सबसे ऊपर रखा। आपको पता है उनके भाई अशोक गांव के पहले ग्रेजुएट बने थे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है उस माहौल में। और देखिए, अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी समझे ना, तो एक बहुत साफ तस्वीर दिखती है। कैसी तस्वीर? मतलब जब कोई इंसान ऐसे अभाव वाले माहौल में बड़ा होता है, जहां पानी की एक एक बूंद या कर्ज का एक एक रुपया ना जिंदगी और मौत का सवाल होता है, तो वो इंसान सिस्टम की कमियों को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ता। हाँ, वो उसे असल में जीता है, रोजमर्रा की जिंदगी में। बिल्कुल। और इसीलिए जब वो जिला परिषद के स्कूल से निकलकर औरंगाबाद से इतिहास और राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं और फिर 2005 में यूपीएससी में ऑल इंडिया 20वीं रैंक लाते हैं। बाप रे, 20वीं रैंक! हाँ, तो उनके लिए सत्ता का मतलब लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं रह जाता। उनके लिए इसका मतलब है जो पब्लिक के रिसोर्सेज हैं उनको बचाना। मैं भी यही सोच रहा था, ये तो उस पेड़ की तरह है ना जिसने सबसे खराब मौसम में अपनी जड़ें मजबूती से जमा ली हों, फिर बाद में चाहे कितने भी राजनीतिक तूफान आए वो उसे उखाड़ नहीं पाते। बहुत सही एनालॉजी है। और इसीलिए हम देखते हैं कि उनका काम सिर्फ ऑफिस में बैठ के फाइलों पर साइन करना नहीं था। हाँ, जैसे जब उन्हें शुरुआत में सोलापुर भेजा गया तो वहां उन्होंने जलयुक्त शिवार योजना को एकदम ग्राउंड पर सक्सेसफुल बनाया। और जालना में भी ना जायकवाड़ी से पानी लाने का प्रोजेक्ट रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया था उन्होंने। और यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कमाल नहीं था। सोलापुर में उनका सीधा पंगा बालू और भू माफियाओं से हो गया था। और हाँ, मैंने पढ़ा था कि उन पर हमले भी हुए थे। बिल्कुल हुए थे, क्योंकि बालू माफिया का काम ना सिर्फ नदियों से रेत चुराना नहीं होता, ये एक पूरा नेक्सस है जो पूरे इकोसिस्टम ही खराब कर देता है। हाँ, वो नदी का इकोसिस्टम नष्ट करते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल गिरता है और आखिर में नुकसान किसको होता है? बेचारे किसान को। सही बात है। तो मुंडे ने ना सिर्फ उनके कुछ ट्रक जब्त नहीं किए, उन्होंने उस पूरी सप्लाई चेन को काट दिया जो इस अवैध खनन को चला रही थी। सीधे उनकी फंडिंग पर चोट की। एकदम। और इसीलिए उन पर जानलेवा हमले हुए, क्योंकि वो उस करप्ट सिस्टम की नस दबा रहे थे। लेकिन देखिए, माफिया से लड़ना एक बात है, वहां तो कम से कम ये साफ होता है कि सामने वाला क्रिमिनल है। सही कहा। असली खेल तो तब शुरू होता है जब एक अफसर को सफेद पोश सिस्टम से लड़ना पड़ता है। मेरा मतलब है नगर निगम या कोई सिविक बॉडी। और यहीं पर नवी मुंबई नगर निगम वाला जो उनका कार्यकाल था, NMMC, वो एक पूरी केस स्टडी बन जाता है। बिल्कुल। मई 2016 में उन्होंने वहां का चार्ज लिया और आते ही उन्होंने जो किया ना, वो किसी भी नॉर्मल ब्यूरोक्रेट के तरीके से एकदम अलग था। हाँ, अगर हम इसे एथिक्स और गवर्नेंस के चश्मे से देखें तो मैं कहूंगी कि ये ट्रांसपेरेंसी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है।
उन्होंने आते ही ना जो नागरिक वित्तीय व्यवस्था थी, मतलब नगर निगम का जो भी बजट और खर्च था, वो सब पब्लिक के सामने खोल कर रख दिया। जो कि आमतौर पे बहुत सीक्रेट रखा जाता है। बिल्कुल, आम जनता को तो पता ही नहीं होता कि उनके टैक्स का पैसा किस ठेकेदार की जेब में जा रहा है। पर मुंडे ने 10 अफसरों को काम में लापरवाही के लिए सीधा सस्पेंड कर दिया। बाप रे। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहले 3 महीनों में ही उन्होंने अतिक्रमण पर जो प्रहार किया, आंकड़े देखिए, 1916 अवैध हॉकर्स, 1808 झोपड़पट्टियां और 1010 अवैध होर्डिंग्स हटा दिए। और बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वाले जो लगभग 2500 कमर्शियल बिल्डिंग्स थी, उन पर भारी जुर्माना लगाया। हाँ, और दिसंबर 2012 के बाद बने अवैध निर्माण तो सीधे गिरा दिए। लेकिन इन सब में ना सबसे बड़ा झटका उन्होंने बड़े टेंडरों को दिया। वो मूर्ति वाला केस। हाँ, एक 20 करोड़ रुपए की संगमरमर की मूर्ति बननी थी और 163 करोड़ का मोरबे डैम सोलर प्रोजेक्ट था। उन्होंने दोनों टेंडर रद्द कर दिए। ये कह के कि ये फिजूल खर्ची है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे बड़े टेंडरों में होता क्या है, 5 करोड़ का काम 20 करोड़ में पास होता है और बीच का पैसा ठेकेदारों और नेताओं में बट जाता है। तो उन्होंने वो सारा पैसा बचाकर शहर के ड्रेनेज सिस्टम और रास्तों को विकलांग अनुकूल बनाने में लगा दिया। एकदम सही। और यहाँ ना एक बहुत बारीक सी लाइन है, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। बताइए। देखिए, एक तरफ तो हम इसे ईमानदारी कह रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि फैसले लेने का हक तो चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है ना। मेयर हो गए, नगर सेवक हो गए। हाँ, संवैधानिक तौर पर तो वही होता है। तो जब कोई अफसर इतनी सख्ती से नियम लागू करता है और चुने हुए लोगों के फैसले पलट देता है, तो क्या एक अच्छे प्रशासक और एक तानाशाह के बीच का फर्क खत्म नहीं हो जाता? ये तो मतलब नवी मुंबई के जो उस समय मेयर थे सुधाकर सोनवणे, उन्होंने तो साफ कह दिया था कि इनका रवैया मी करेल तो कायदा वाला है, मतलब मैं जो करूंगा वही कानून है। हाँ, ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और ये एडमिनिस्ट्रेशन बनाम पॉलिटिक्स का सबसे पुराना द्वंद्व है। लेकिन यहाँ ना संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कंसेप्ट आ जाता है। एक आईएएस ऑफिसर संविधान के प्रति जवाबदेह होता है, किसी नेता की राजनीतिक सुविधा के प्रति नहीं। अच्छा, तो मतलब वो अपनी मनमानी नहीं कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पर्सनल पावर का मजा नहीं ले रहे थे। अगर कोई टेंडर पब्लिक के पैसे की बर्बादी कर रहा है तो उसे रोकना उस अफसर की कानूनी ड्यूटी है। वो बस उस रूल बुक को अक्षरशः फॉलो कर रहे थे जिसे आमतौर पर सब इग्नोर कर देते हैं। हाँ, लेकिन उस रूल बुक को फॉलो करने की कीमत बहुत भारी पड़ी। मतलब एनएमएमसी के इतिहास में पहली बार किसी कमिश्नर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। और उसका मार्जिन देखिए आप, 105 वोट उनके खिलाफ और सिर्फ 6 वोट उनके समर्थन में। हद है। मतलब एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस सब एक हो गए। जो पार्टियां बाहर एक दूसरे की शक्ल नहीं देखती, वो एक अफसर को हटाने के लिए साथ आ गईं। सिर्फ बीजेपी के 6 सदस्यों ने विरोध किया। और ये दिखाता है कि जब आप सिस्टम के निहित स्वार्थों पर चोट करते हैं ना, तो विचारधारा पीछे छूट जाती है। सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए होता है। बिल्कुल। अवैध होर्डिंग्स या हॉकर्स सिर्फ अतिक्रमण नहीं है, वो एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी है। उनसे जो हफ्ता या प्रोटेक्शन मनी मिलती है, उसी से तो नेताओं की रैलियां फंड होती हैं। अरे हाँ, मुंडे ने सीधा वो फंडिंग लाइन ही काट दी थी। बहुत सही पॉइंट है ये। पर चलिए, ये तो होगी रूटीन पॉलिटिक्स की बात। असली टेस्ट तो तब होता है ना जब कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाए। हाँ, और यहाँ एंट्री होती है नागपुर की। बिल्कुल। जनवरी 2020 ये उनका सबसे तूफानी और सबसे छोटा कार्यकाल था, सिर्फ 7 महीने का। और उसी टाइम कोविड-19 आ गया था। हाँ, मतलब एक अभूतपूर्व संकट। मुझे तो ना उनके काम करने की स्टाइल बिल्कुल एक घर के सर्किट ब्रेकर जैसी लगती है। वो कैसे? मतलब देखिए, जब घर में शॉर्ट सर्किट होने वाला होता है तो सर्किट ब्रेकर तुरंत पूरे घर की लाइट काट देता है। लोग भड़क जाते हैं, कह रहे यार टीवी बंद हो गया, वाईफाई बंद हो गया। हाँ, सब अंधेरे में। लेकिन असल में वही ब्रेकर पूरे घर को जलने से बचाता है। नागपुर में महामारी के टाइम पर उन्होंने एग्जैक्टली यही किया। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है, क्योंकि क्राइसिस के टाइम ही असली लीडरशिप दिखती है। नागपुर में आते ही फंड्स की कमी थी, तो उन्होंने कई सारे टेंडर रोक दिए। और कोविड के टाइम पर क्या हुआ? कोविड के टाइम पर लोगों को क्वारंटीन करना सबसे जरूरी था। हॉटस्पॉट से लोगों को निकालना था। हाँ, चेन तोड़ने के लिए। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोकल नेताओं ने इसका विरोध किया, क्योंकि भाई उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा ना। तो मुंडे ने क्या किया था? कांग्रेस के एक पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। बाप रे, मतलब महामारी में भी कोई ढील नहीं। बिल्कुल नहीं। महामारी में आप वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकते। पर इसके चक्कर में तो वो सर्किट ब्रेकर हर जगह ट्रिप हो गया होगा। हाँ, बहुत बुरी तरह।
तत्कालीन मेयर संदीप जोशी और उस वक्त के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीधा पीएमओ में शिकायत कर दी। अच्छा, पीएमओ तक बात पहुंच गई। हाँ, उन्होंने कहा कि मुंडे स्मार्ट सिटी के सीईओ के रूप में अवैध तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये स्मार्ट सिटी वाला क्या चक्कर था? देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स एक स्पेशल पर्पस व्हीकल या एसपीवी के थ्रू चलते हैं। इसमें सीईओ के पास कुछ खास फाइनेंशियल पावर्स होती हैं जो नॉर्मल नगर निगम से अलग होती हैं। अच्छा, तो वो उस पावर का इस्तेमाल करके टेंडर्स की जांच कर रहे थे? बिल्कुल, और नेताओं को यही बात चुभ रही थी। और तो और व्यापारियों से भी उनका भारी टकराव हो गया। हाँ, मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कह दिया था कि व्यापारी अपना और अपने कर्मचारियों का कोविड टेस्ट खुद करवाएंगे। हाँ, और इसके खिलाफ पूरे शहर के व्यापारियों ने बंद का ऐलान कर दिया। मुंडे का लॉजिक सीधा था कि नगर निगम के पास लिमिटेड पैसे हैं, जो बिजनेसमैन प्रॉफिट कमा रहे हैं वो अपने स्टाफ की जिम्मेदारी खुद ले। लॉजिक तो सही है, लेकिन सोचिए उस इंसान पर कितना स्ट्रेस होगा। इन सब के बीच वो खुद भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे। जी हाँ, और जैसे ही उनका 14 दिन का क्वारंटाइन खत्म हुआ, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। बिल्कुल, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में भेज दिया गया उन्हें। मतलब सिस्टम ने फाइनली उस सर्किट ब्रेकर को ही उखाड़ कर फेंक दिया। हाँ, पर यहाँ ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सिस्टम भले ही उन्हें बार बार बाहर निकाल रहा था, लेकिन आम जनता हर बार उनके सपोर्ट में खड़ी हो रही थी। सच में ये तो बहुत ही रेयर है हमारे देश में। मतलब आमतौर पर जब किसी अफसर का, किसी बाबू का ट्रांसफर होता है ना, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगले दिन कोई और आ जाता है कुर्सी पर। एग्जैक्टली। लेकिन तुकाराम मुंडे के केस में लोग सड़कों पर रैलियां निकाल रहे हैं। नवी मुंबई में तो हजारों लोगों ने ऑनलाइन पिटिशन साइन करके चीफ मिनिस्टर को भेज दी थी। और नागपुर में भी भारी समर्थन मिला था उन्हें। तो मतलब लोग एक ब्यूरोक्रेट के लिए इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? इसका सीधा सा कारण है ना, उन्होंने प्रशासन और पब्लिक के बीच से जो बिचौलियों की दीवार थी वो गिरा दी थी। वो नवी मुंबई वाली वॉक विद कमिश्नर पहल। हाँ, ये कोई ऐसी शिकायत पेटी नहीं थी जहां आपने लेटर डाला और भूल गए। हर संडे सुबह कमिश्नर खुद पब्लिक से मिलते थे। अगर किसी ने आकर सबूत दे दिया कि फला पेट्रोल पंप इलीगल है, तो वो सीधे एक्शन लेते थे, कोई लाल फीताशाही नहीं। अरे वाह, मतलब जो क्लर्क से लेकर इंस्पेक्टर तक फाइल रोकने के नाम पर रिश्वत खाते हैं, वो पूरी चेन ही बाईपास हो गई। बिल्कुल, जब शहर का बॉस सीधे आपकी बात सुनकर उसी वक्त फैसला ले रहा है, तो वो पूरा करप्ट इकोसिस्टम तो पंगु हो जाएगा ना। सही बात है। और सिर्फ शहर में ही नहीं, उनका फार्म टू होम इनिशिएटिव देखिए। वो किसानों वाला। हाँ, किसानों को अक्सर सही दाम नहीं मिलता क्योंकि बीच में थोक बाजार के बिचौलिए होते हैं। मुंडे ने किसानों और कंज्यूमर्स को सीधा जोड़ दिया। और मैंने सुना है कि वेस्ट सेग्रीगेशन यानी कचरा अलग करने को भी उन्होंने बहुत सख्ती से लागू करवाया था पर्यावरण के लिए। तो जब लोग ये सब अपनी आंखों के सामने होता देखते हैं ना, तो उन्हें समझ आता है कि अगर इंटेग्रिटी ओवर इन्फ्लुएंस हो, मतलब प्रभाव से ऊपर ईमानदारी हो, तो असल में गुड गवर्नेंस कैसा दिखता है। हाँ, लोग तरस गए हैं ऐसे गवर्नेंस के लिए। लेकिन हमें इस ईमानदारी की जो व्यक्तिगत कीमत है ना, उसे भी नहीं भूलना चाहिए। वो तो है। 21 साल का करियर, 24 ट्रांसफर। अभी हाल ही में मार्च 2026 में उन्हें दिव्यांग कल्याण विभाग से हटाकर आपदा प्रबंधन विभाग में भेज दिया गया। हाँ, उससे पहले पीएमपीएमएल, नासिक, वाशिम, खादी ग्रामोद्योग, बढ़िया। जाने कितने विभागों में रहे। मतलब वो हर जगह जाते हैं, सफाई करते हैं और फिर ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाता है। जरा सोचिए उनके परिवार पर क्या बीतती होगी। हाँ, उनकी पत्नी अर्चना और दोनों बच्चे आशना और अगस्त्य। हर कुछ महीनों में घर शिफ्ट करना, बच्चों का स्कूल बदलना और हमेशा एक भारी राजनीतिक तनाव में रहना। ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, उनका परिवार भी इसका मुख्य साझीदार है। बहुत बड़ी पर्सनल कॉस्ट है ये। हालांकि उनकी इस सत्यनिष्ठा को कुछ सम्मान भी मिले हैं। 2015-16 में उन्हें बेस्ट कलेक्टर अवार्ड दिया गया था और 2016 में वाटरमैन ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड भी मिला। लेकिन यह सवाल तो वही है ना कि एक अकेला इंसान पूरे सिस्टम को सुधारने का बोझ कब तक उठा सकता है। सही कहा। उनके 24 ट्रांसफर कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये पूरी नौकरशाही के लिए एक वार्निंग साइन है कि अगर सिस्टम से पंगा लोगे तो यही होगा। बिल्कुल। तो यार, अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो आईएएस तुकाराम मुंडे की कहानी इस बात का एकदम सॉलिड प्रूफ है कि अगर एक अफसर ठान ले तो वो पूरे सिस्टम को जवाबदेह बना सकता है। एकदम सही। पर साथ ही ये भी दिखता है कि ईमानदारी की कीमत बहुत भारी है, लेकिन बदले में जो जनता का प्यार मिलता है ना, वो किसी भी पावर या कुर्सी से बहुत बड़ा है। मैं तो कहूंगी कि ये सत्यनिष्ठा का वो रूप है जो फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखता है। हम अक्सर करप्शन को एक सिस्टम की मजबूरी मान लेते हैं। आदत पड़ गई है हमें। हाँ,
पर ऐसे अफसरों का काम हमें याद दिलाता है कि करप्शन कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है। ये हमारे अपने मूल्यों के खत्म होने का नतीजा है और इसके लिए सिर्फ नए कानून नहीं बल्कि नैतिक साहस चाहिए। बहुत ही तगड़ी बात कही आपने। और जाते जाते ना, मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ जिस पर सच में सोचने की जरूरत है। बताइए। अगर हमारा जो ये डेमोक्रेटिक ढांचा है वो अपने सबसे ईमानदार और कड़े फैसले लेने वाले अफसरों को बार बार ट्रांसफर की सजा देता है, तो क्या अब वो टाइम नहीं आ गया है कि इन सिविल सर्वेंट्स को बचाने के लिए एक नया और बिल्कुल इंडिपेंडेंट संवैधानिक तंत्र बनाया जाए? मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। हाँ, एक ऐसा सिस्टम जहां ईमानदारी की कीमत सिर्फ आम जनता की तालियां और धड़ाधड़ ट्रांसफर ना हो, बल्कि उस अफसर को व्यवस्था का एक मजबूत प्रोटेक्शन भी मिले। यार, ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जिस पर किसी भी समझदार लोकतंत्र को आज नहीं तो कल विचार करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो खैर, इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं। इस पूरे सिस्टम और एक ईमानदार अफसर की कहानी ने ना सोचने के लिए बहुत कुछ दे दिया है।